विक्रांत ने होटल के अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए सिद्धू की तरफ देखकर कहा, क्या इसी होटल में है वो? जिसके जवाब में सिद्धू बोला, हाँ सर। उसकी लास्ट लोकेशन तो यहीं की शो हो रही है, बाकी हमें चलकर ही पता करना पड़ेगा। विक्रांत, आद्या और सिद्धू तीनों होटल के अंदर निगरानी करते हुए आ पहुंचे। विक्रांत की नजर चारों तरफ घूम रही थी। वो फौरन रिसेप्शन पर आने के बाद मैनेजर से बोला, एक्सक्यूज मी, यहाँ जोसेफ नाम के किसी आदमी ने रूम बुक करवाया होगा। ये सुनकर उस मैनेजर ने कहा, सॉरी सर, लेकिन हम ऐसे ही किसी को होटल का डेटा नहीं दे सकते। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो हमारे होटल से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। गुस्से में विक्रांत ने अपना पुलिस आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, तेरा भाषण हो गया हो तो जरा इस पर भी नजर डाल ले। कार्ड देखकर उस मैनेजर ने दबी आवाज में कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। हाँ ठीक है, चल अब बता रूम नंबर, विक्रांत ने कहा। जिसके बाद मैनेजर ने जोसेफ नाम से रूम चेक किया तो उसे इस नाम का कोई रूम नहीं मिला। वो टेंशन में बोला, सर जोसेफ नाम पर कोई रूम बुक नहीं है। मैनेजर की इस बात पर विक्रांत ने सिद्धू की तरफ देखा तो सिद्धू ने कहा, वेट, मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ। इतना कहकर सिद्धू ने अपने फोन से मैनेजर को जोसेफ की फोटो दिखाई, जिसे देखकर मैनेजर ने कहा, सर ये तो रूम नंबर 109 में है। इतना कहकर मैनेजर ने जल्दबाजी में चाबियों के गुच्छे से 109 नंबर रूम की चाबी दी। विक्रांत अपने दोनों टीम वालों के साथ लिफ्ट से ऊपर आया। थर्ड फ्लोर पर जाकर लिफ्ट ओपन हुई और जैसे ही विक्रांत बाहर निकला उसकी नजर सामने 109 रूम नंबर पर पड़ी तो विक्रांत ने बगैर दरवाजा नॉक किए अपने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन चाबी लगी नहीं। मैनेजर ने गलती से दूसरी चाबी दे दी थी तो विक्रांत ने डोर बेल करते हुए कहा, तुम दोनों में से किसको पहले ऊपर जाना है? ये सुनकर अंदर दोनों ने एक साथ नामे गर्दन हिलाई और अचानक दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला जोसेफ के गाल पर विक्रांत ने एक से थप्पड़ मारा, जिससे जोसेफ वहीं पर गिर पड़ा और भागने लगा। फिर विक्रांत ने उसको वापस उठाकर अंदर खींचते हुए कहा, भागना है ना तुझे तो चल भाग, मैं भी देखता हूँ कि तू कौन कौन से होटल में भागेगा और किस किस के साथ सोएगा। ये सुनकर जोसेफ ने अनजान बनते हुए कहा, तुम क्या बोल रहे हो? कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों मार रहे हो? मैनेजर, मैनेजर, ये क्या बदतमीजी है? कोई भी अंदर घुसा चला आया? जोसेफ की बात सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था तो विक्रांत ने दोबारा उसे थप्पड़ मारा और उसकी आंखों में आंखें डाली ही थी कि तभी नाइट ड्रेस पहने हुए एक लड़की आई। उसकी तरफ देखकर विक्रांत ने कहा, इसका तो खेल खत्म हो गया। इसके बाद विक्रांत ने सिद्धू से कहा, कर लो तुम भी अपने हाथ की सफाई। सिद्धू ने भी जोसेफ को 2-4 थप्पड़ मारे और फिर आसिया ने जोसेफ को हथकड़ी पहनाई और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आए। वहीं दूसरी तरफ जब रूही यूनिट ऑफिस पहुंची और उसे वहां कोई नहीं दिखा तो ऋतिक के पास आकर बैठते हुए कहने लगी, इसे अनलॉक करने में कितना टाइम लगेगा? रूही की बात पर ऋतिक ने सोच कर जवाब दिया, अभी टाइम लगेगा, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लगता है वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। रूही ने जल्दबाजी में कहा तो ऋतिक बोला, लेकिन इस तरह के काम जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते, नहीं तो सब खाक हो सकता है, डेटा उड़ भी सकता है। ये सुनकर रूही कुछ कहती तभी उसकी नजर विंडो से बाहर की तरफ पड़ी। विक्रांत जोसेफ को अपने साथ लाता हुआ दिख रहा था। रूही जल्दी से बाहर आई। विक्रांत ने रूही की तरफ देखा लेकिन उसे कुछ न कहते हुए विक्रांत आद्या से बोला, इसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। इतना कहकर विक्रांत रूही के सामने से निकल गया। फिर बाद में रूही ने सिद्धू से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिला? होटल में किसी लड़की के साथ था। सिद्धू ने जवाब दिया और आगे बढ़ा कि तभी रूही ने आगे पूछा, और विक्रांत को क्या हुआ? ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? नहीं तो वैसे भी मुझसे ज्यादा तो आप सर को जानती हैं। रूही के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इधर विक्रांत अपना हाथ धो ही रहा था कि तभी विक्रांत की नजर सामने लगे मिरर पर पड़ी जो कि पानी की तरह लहरों में ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर विक्रांत ने अपनी आंखें बंद की और वापस ओपन की। तभी उसे वो कांच वैसा ही दिखा। फिर जैसे ही विक्रांत ने उस कांच को अपनी उंगली से टच करना चाहा तो उसे एहसास हुआ जैसे उस कांच के अंदर उसकी उंगली समा रही है। विक्रांत कुछ करता या आगे सोचता तभी इतने में एक अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को कांच के अंदर की तरफ खींचने की कोशिश की, जिससे एक बार तो विक्रांत की कोहनी तक का हाथ कांच के अंदर समा गया। लेकिन फिर विक्रांत ने अपनी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या था? अब तक मुझे कांच झिलमिलाता हुआ ही नजर आता था, पर ये विक्रांत की सांसें तेज और फूलने लगी। वो परेशान होकर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। और ऊपर से जब से आद्या ने रूही के बारे में बताया है
तब से उसके दिमाग में रूही के बारे में भी विचार चल रहे थे। इधर इंटेरोगेशन रूम में रूही और आद्या दोनों जोसेफ के सामने बैठी थी। रूही ने जोसेफ से सवाल करते हुए कहा, तुमने संध्या को क्यों मारा? संध्या? कौन संध्या? मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता भी नहीं हूं, तो भला मैं क्यों मारूंगा? जोसेफ ने कहा, जिसके जवाब में रूही ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पता है संध्या अपने लास्ट दिनों में कितने लोगों के साथ सोई थी? ये सवाल सुनकर जोसेफ ने कहा, कैसे वाहियात सवाल कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती? रूही गुस्से में कुछ कहती, इतने में विक्रांत आया और जोसेफ के ठीक सामने चेयर पर बैठ गया। वो बस एकटक उसे देखता रहा, क्योंकि विक्रांत के जहन में अभी भी कहीं न कहीं वो वॉशरूम के अंदर वाली घटना चल रही थी। फिर आद्या ने आगे बात शुरू की, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, जो भी है सब कुछ बता दो। जोसेफ ने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या बताऊं, मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे कोई आइडिया नहीं तुम लोग मुझे किस बेस पर यहाँ लेकर आए हो। जिसे सुनकर आद्या ने कहा, तुम्हारी फोटो संध्या के सीक्रेट बेडरूम में मिली और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं। हाँ तो इससे क्या साबित हो जाता है? कल को मैं आपकी फोटो अपने बेडरूम में लगा देता हूँ और फिर मेरा मर्डर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने मेरा मर्डर किया। जोसेफ ने चाल चलते हुए कहा, जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, पता है जोसेफ, क्रिमिनल जो होता है वो कभी डरता नहीं, उसकी आवाज में बेगुनाही चीख रही होती, जबकि जो बेगुनाह होता है वो बड़ा डरा और सहमा सा नजर आता है। ये सुनकर जोसेफ को एकदम से एहसास हुआ कि उसने चाल गलत चल दी। रूही ने आगे कहा, तुम्हारे पास संध्या को मारने का मोटिव था, हो सकता है तुम दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो और उसके बाद संध्या के मल्टीपल पार्टनर्स आए, लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो तुमने संध्या को ही मार डाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी बनाई है कहानी और कुछ नहीं, जोसेफ ने कहा। जोसेफ की इस बात पर विक्रांत जोसेफ की तरफ एकटक देखता है, जिससे जोसेफ थोड़ा डर जाता है। तो वो अपनी सफाई में कहता है, मेरा यकीन करो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं कि संध्या को किसने मारा, और मैं और संध्या इमोशनल बॉन्ड में नहीं थे, हम सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करते थे, हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये सुनकर भी विक्रांत कुछ नहीं कहता, तो जोसेफ और डर जाता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया। तो जोसेफ पैनिक होते हुए बोला, मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी उससे कहीं बाहर नहीं मिला, मैं जब भी मिला उसके उस सीक्रेट बेडरूम में मिला, और वो भी तब जब वो बुलाती थी। कायल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारे? विक्रांत ने जोसेफ से अचानक कहा। जैसे ही कायल नाम आया जोसेफ के पैर कांप उठे, क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। विक्रांत ने सिगरेट जलाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुम संध्या से बाहर कभी नहीं मिले, फिर वाइबस कैफे एंड बार की मेंबरशिप किसने ले रखी थी? बेशक उसका बिल संध्या पे करती थी, लेकिन तुम वहां उसके साथ रेगुलर जाती थी। ये सुनकर जोसेफ के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन में इतना आगे पहुंच जाएंगे। जब जोसेफ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला तो विक्रांत समझाते हुए बोला, आधा घंटा है तुम्हारे पास, उसके बाद सीधा। क्या सीधा? जोसेफ ने डरते हुए पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, फिर तुम्हारे हलक से सच उगलवाने का बंदोबस्त करें, जो कि सच बताऊं तो बड़ा दर्द भरा होगा। जोसेफ अब और डरने लगा था। विक्रांत की घूरती आंखें उसे लाल दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्लाइड और अलीजा दोनों ही नेपाल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर 8-9 ब्लैक कलर की कारें खड़ी। मिस्टर क्लाइड ने ब्लैक कोट पैंट पहन रखा था और अलीजा ने भी शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। फिर जैसे ही दोनों एयरपोर्ट से बाहर आए, एक आदमी ने मिस्टर क्लाइड की तरफ बढ़कर हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर क्लाइड। हेलो, क्लाइड ने उस आदमी से कहा, जिसके बाद उस आदमी ने कहा, मिस्टर हंसू आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर क्लाइड ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर क्लाइड उन कार्स में से एक सबसे लग्जरी कार में बैठा, जिसे माफिया लोग सबसे ज्यादा चलाना पसंद करते। क्लाइड की कार सड़क पर तेजी से बढ़ रही थी। उसके आगे पीछे 4-5 कारें थी। सभी कारें एक बड़ी सी मैंशन के अंदर आकर रुकी। एक आदमी ने उतरकर गेट खोला, जिसके बाद मिस्टर क्लाइड और अलीजा उतरे। तो अलीजा ने क्लाइड की तरफ देखकर कहा, हंसू की मेहमान नवाजी तो काफी अच्छी है। हाँ, पर है साला एक नंबर का हैवान आदमी। मिस्टर क्लाइड ने हंसू के आदमियों के साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। हंसू चाइना का बड़ा डीलर था, लेकिन नेपाल में भी उसका इन्वेस्टमेंट था। क्लाइड ने अचानक पूछा, इस वक्त हमारा माल कहाँ है? वो सेफ है, उसकी फिक्र आप ना करें, अलीजा ने कहा, जिसे सुनकर क्लाइड ने कहा, सेफ ही रहे तो बेहतर है। इस
इस बार पितामह को 2500 करोड़ का चढ़ावा जाना जरूरी है, वरना वो हमें रिप्लेस कर देंगे। जब तक डील होकर पैसा मेरे पास नहीं आ जाता, तब तक मेरी सांसें हलक में अटकी हुई ही रहेंगी। क्लेड चाहकर भी सब्र नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी रिस्क बढ़ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अभी भी जोसेफ के सामने बैठे सिगरेट पीते हुए जोसेफ से बोला, क्या तुम किसी संस्था से बिलोंग करते? ये सवाल सुनकर जोसेफ से ज्यादा रूही को झटका लगा। तो जोसेफ कुछ जवाब देता, इतने में ही रूही ने बीच में कहा, ऐसी कौन सी वाहियात संस्था होगी जो ऐसे आदमी को जगह देगी? ये सुनकर जोसेफ बहुत कुछ समझ गया, जबकि रूही को कायल ने बताया था कि जोसेफ अक्सर संध्या को क्लेडिन के बारे में बताता रहता था। न जाने क्यों रूही क्लेडिन वाले नाम को हर जगह से गायब करने में लगी थी। सब कुछ जानते हुए भी रूही बता नहीं रही थी कि कायल ने बताया था कि जोसेफ का कनेक्शन क्लेडिन समुदाय से। तभी तो वो संध्या को बार बार क्लेडियन समुदाय के बारे में बताता रहता था। आखिर रूही का क्लेडियन से क्या वास्ता था? और क्या विक्रांत वापस से हिल एरिया में फिर से जाएगा? क्या होगा इस बिना खाल वाली औरत की केस का हाल? कैसे करेगा क्लेड अपनी पूरी टीम? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।